हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की क्वेश्चन आंसर को समझा रहे हैं। तो हमने पूरे चैप्टर का शॉर्ट आंसर प्रश्न के साथ ही ऐड कर दिया है। पूरे चैप्टर को हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपको उत्तर लिखा है। तो पहला क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ। प्रश्न क्या होगा बच्चों कि ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ। आंसर है 1707 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। 1789 ईस्वी में। तीसरा, नेपोलियन द्वारा इटली पर आक्रमण कब किया गया। तो 1797 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा इटली पर आक्रमण किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता को कब लागू किया गया था। आंसर है 1904 ईस्वी में, जिसे मानव संहिता भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार। दो क्वेश्चन को हमने एक साथ ऐड करके आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन बनेगा, नेपोलियन की हार कब हुई थी। दूसरा, कहाँ हुई थी। तो आंसर है नेपोलियन की हार 1814 15 ईस्वी में, निर्णायक हार 15 ही है, में वाटरलू में हुई थी। जगह का नाम क्या है, वाटरलू। अगला क्वेश्चन, वियना संधि का नेतृत्व किसने किया था और यह संधि कब हुई थी। आंसर है वियना संधि मेटरनिख के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चा, यूनान की आज़ादी का संघर्ष कब प्रारंभ हुआ और कब यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आंसर क्या है कि यूनान की आज़ादी का संघर्ष 1821 में प्रारंभ हुआ और कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 से यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्या है, 1832 से क्या हुआ था। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, इसी के द्वारा ही यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अगला क्वेश्चन, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा को, क्वेश्चन रहेगा कि प्रसा के राजा को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। आंसर क्या है बच्चों, प्रश्न क्या है कि प्रसा के राजा को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। आंसर है जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को, जिसे केसर विलियम प्रथम भी लिखते हैं, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और इसके पश्चात कौन सी संधि हुई, किस स्थान पर हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 से 18 तक चला और इस युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि हुई 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, या उदारवाद विचारधारा किस पर आधारित है। आंसर है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत को उदारवाद कहा जाता है। क्या है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांतों को क्या कहते हैं, उदारवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मताधिकार से आप क्या समझते हैं, या मताधिकार का तात्पर्य क्या होता है। तो मताधिकार का तात्पर्य क्या होता है, देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार सरकार चलाने हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन
मतलब देश के संविधान द्वारा जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सरकार चलाने हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन का, उसे ही क्या कहते हैं? मताधिकार कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार ही क्या कहलाता है? मताधिकार। और यह अधिकार कैसा होता है? किसके लिए होता है? सरकार चलाने हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन। प्रतिनिधि जो हम लोग निर्वाचित करते हैं उसी के द्वारा सरकार चलाई जाती है ना। तो इनके निर्वाचन हेतु जो नागरिकों को अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। उसी को क्या कहते हैं? मताधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रूढ़िवादी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है कि रूढ़िवादी किसे कहते हैं? तो परंपरावादी सिद्धांतों को मानने वालों को क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? क्या है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? मेटरनिख का है। किसका है बच्चों? मेटरनिख का है। ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मारियान और जर्मेनिया क्या हैं? मारियान और जर्मेनिया क्या है? आंसर है मारियान और जर्मेनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी राष्ट्र की महिला रूपक थी। तो जर्मनी और फ्रांस में क्या हुआ था? राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान, राष्ट्रवाद का आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें देश को महिला के रूप में चित्रकारों ने चित्रित किया था, जिसे महिला रूपक कहा जाता था। उसी को नाम दिया था मारियान और जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने यूरोप में कौन सा सुधार किया था, या नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किया गया था, या नेपोलियन ने क्या किया था? आंसर है नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। किसानों को भूदासत्व व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? नागरिक संहिता द्वारा क्या किया गया? क्वेश्चन क्या है? नागरिक संहिता 1804 द्वारा क्या प्रावधान किया गया? आंसर क्या है? नागरिक संहिता 1804 द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। क्या हुआ? विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस विशेषाधिकार को? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियो ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी और उसे क्या कहा जाता था? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियो द्वारा कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई गई थी और उसका नाम क्या था? आंसर है फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियो द्वारा 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे उसके सपनों का संसार कहते हैं या कल्पनादर्श यूटोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उदारवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या क्वेश्चन है? उदारवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर है बच्चों कि उदारवाद शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एक बार फिर बोल दे रहे हैं, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न क्या होगा कि वियना
संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है वियना संधि का मुख्य उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फिर से एक बार, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है, आंसर क्या है? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियो द्वारा चित्रों की श्रृंखला कब बनाई गई थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। फ्रेडरिक सारियो द्वारा चित्रों की श्रृंखला कब बनाई गई थी? आंसर है फ्रेडरिक सारियो। ये कहाँ का चित्रकार था? फ्रांसीसी चित्रकार था। तो इसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसे क्या कहते हैं? जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया है, कल्पनादर्श या यूटोपिया, क्योंकि यह कल्पना पर आधारित चित्र था इसका, इसीलिए इसको उसके सपनों का संसार भी कहा जाता है, कल्पनादर्श भी कहा जाता है और यूटोपिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन सा था? आंसर क्या है? यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग यानी वहाँ पर उच्च वर्ग जो होता था उसे कुलीन वर्ग कहा जाता था। कुलीन वर्ग में जैसे पादरी आते थे, राजा आते थे, राज्य कर्मचारी आते थे, ये लोग किस में आते थे? कुलीन वर्ग में आते थे। यही वर्ग क्या होता था? प्रभुत्वशाली होता था, क्योंकि यह विशेषाधिकारों से युक्त होता था। इन्हें जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे यूरोप के सभी देशों में। अगला क्वेश्चन क्या है? यंग इटली का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। यंग इटली का संस्थापक कौन था? आंसर है यंग इटली का संस्थापक ज्यूसेप्पे मैत्सनी था। इन्हीं के नेतृत्व में इटली का एकीकरण भी हुआ था। ज्यूसेप्पे मैत्सनी जो था ये इटली का क्रांतिकारी नेता था और इसने यंग इटली की स्थापना की थी और इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण भी हुआ था। इटली एक सशक्त राष्ट्र बना। अगला क्वेश्चन, मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन क्या है? मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है मैत्सनी जो कि इटली का क्रांतिकारी था का जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैत्सनी इटली के क्रांतिकारी का जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के विकास में किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान है? क्या है? राष्ट्रवाद के विकास में किस किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है? तो बच्चों, राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति, भाषा, लोक साहित्य, एक झंडा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रतीक, इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा देखा है विभिन्न सीरियलों में, पिक्चरों में कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए क्रांतिकारी क्या क्या करते थे? फांसी पर झूल जाते थे, राष्ट्रगीत को गाते हुए, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। ये ऐसा क्यों करते थे?
राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए जनता में ऐसा किया जाता था। और कोई न कोई प्रतीक चिन्ह जो होता है वो क्रांतिकारी बना लेते हैं और उसको लेकर के आंदोलन करते हैं, जो कि जनता के दिलो दिमाग पर छा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, साहित्य होता है, भाषा होती है, जनभाषा, तो ये सब राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रोमानीवाद किसे कहते हैं या रोमानीवाद क्या है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि रोमानीवाद क्या है। रोमानीवाद आंसर है, रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। क्या था? रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कब हुई थी? प्रश्न क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कब हुई थी? आंसर है, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति 1789 के साथ हुई थी। तो बच्चों कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। और इस क्रांति के पश्चात ही नेपोलियन का उदय हुआ था और नेपोलियन ने सर्वप्रथम फ्रांस को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और इसी से प्रेरणा लेकर के यूरोप के विभिन्न राजवंशी राष्ट्र जो थे उनमें राजवंशों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना पनपी और विभिन्न देशों में सशक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। जैसे इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ब्रिटेन का गठन हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किस घटना से हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के साथ हुई थी। तो ये हो गया आपके पहले चैप्टर का महत्वपूर्ण जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो हमने लिख दिया है पूरे चैप्टर का, और पूरा चैप्टर हमने विधिवत समझा दिया है। उस पर आधारित आप लघु उत्तरी क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक भूमिका निभाते हैं, या राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान किन किन चीज़ों का क्रांतिकारी विचारधारा इस्तेमाल करती है, या नेपोलियन के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए कि नेपोलियन का उदय कब और कैसे हुआ, या फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। नेपोलियन का पतन क्यों हुआ, कब हुआ। तो ये सब सारे क्वेश्चन आंसर आप बना करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन और नेपोलियन की मृत्यु, क्वेश्चन रहेगा कब और कहाँ हुई थी। आंसर है नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप समूह में, द्वीप में। तो प्रश्न क्या होगा कि नेपोलियन की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। आंसर, नेपोलियन की मृत्यु कब? 1821 ईस्वी में। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप में हुई थी। और नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में परास्त होने के पश्चात निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। बच्चों, निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए ही सन 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार आपके पहले चैप्टर का
क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ। और लघु उत्तरी क्वेश्चन आप अपने से बना करके वीडियो को देख करके कर लेना है आप लोगों को। अब हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डाल रहे हैं। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन हमारा पहला है कि इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? क्या क्वेश्चन है? इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? आंसर है इंडो चाइना 3 देशों का समूह है। बच्चों, हमने वीडियो में देशों के नाम बता भी दिए हैं। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश जो हैं किस में सम्मिलित हैं? इंडो चाइना 3 देशों का समूह है जो वो इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। और इस देश में किस प्रकार का समाज था और इस देश पर किसका प्रभुत्व था? तो इसमें इंडो चाइना में विशेष महत्व जो है वो वियतनाम का है। तो वियतनाम पर शुरू में चीनी प्रभुत्व था और यह विविध समाज वाला देश था। प्रभुत्व किसका था? चीनी, यानी चीन देश का प्रभुत्व था और विविध समाज वाला देश था, यानी यहाँ पर विविध प्रकार के संस्कृति के लोग, सभ्यता के लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम बार फ्रांसीसी सेना वियतनाम में कब पहुंची? प्रश्न क्या बनेगा कि प्रथम बार फ्रांसीसी सेना वियतनाम की धरती पर कब उतरी या कब पहुंची? आंसर क्या रहेगा? प्रथम बार 1858 में प्रथम बार फ्रांसीसी सेना वियतनाम की धरती पर डेरा डाला या धरती पर पहुंचा। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम फ्रेंच इंडोचीन का गठन कब किया गया? क्या क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडोचीन का गठन कब हुआ? आंसर है 1887 में, 1887 में फ्रेंच इंडोचीन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, वियतनाम चावल निर्यातक देश के रूप में तीसरे स्थान पर कब पहुंचा? क्या प्रश्न है कि वियतनाम चावल निर्यातक देशों में तीसरे स्थान पर कब पहुंचा? आंसर क्या है बच्चों? 1931 तक। 1931 तक वियतनाम चावल निर्यातक देशों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन, इंडो चाइना रेल नेटवर्क बनकर तैयार हुआ। प्रश्न क्या होगा कि इंडो चाइना रेल नेटवर्क बनकर कब तैयार हुआ? आंसर क्या है? 1990 में। तो जैसा कि हम चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को बताए हैं कि फ्रांसीसियों द्वारा वियतनाम में औद्योगिक विकास किया गया, उद्योग धंधे स्थापित किए गए, अपने लाभ के लिए नए नए मार्केट बसाए गए और कृषि उत्पादन में वृद्धि किया गया और इसके साथ ही यातायात के साधनों का भी विकास किया गया, जिसमें कि रेलवे नेटवर्क का बिछाना प्रमुख है। पूरे इंडो चाइना को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया था 1990 तक। अगला क्या है? इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? प्रश्न क्या है? इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? आंसर रहेगा 1945 में। कब? 1945 में। इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता 1945 ईस्वी में प्राप्त की। अगला क्वेश्चन क्या है? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन क्या है? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? आंसर है 1707 ईस्वी में। फ्रांसीसी सरकार द्वारा
वियतनाम में वियतनामी बच्चों को फ्रांसीसी शिक्षा दिलाने के लिए फ्रांसीसी विज्ञान, शिक्षा, साहित्य आदि का अध्ययन कराने के लिए और उन्हें फ्रांसीसी संस्कृति में रंगने के लिए ही फ्रांसीसी सरकार द्वारा टोकन फ्री स्कूलों की स्थापना 1707 ईस्वी में वियतनाम में की गई। अगला क्वेश्चन, संरचनागत परियोजना किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है कि संरचनागत परियोजना किसे कहते हैं? आंसर है संरचनागत परियोजना विशाल परियोजना। क्या है? संरचनागत परियोजना विशाल परियोजना होती है जिसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। फिर से सुन लीजिए, संरचनागत परियोजना विशाल परियोजना होती है जिसमें अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अगला क्वेश्चन, हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबुक नामक महामारी कब फैली थी? हनोई के क्वेश्चन क्या है? हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबुक नामक बीमारी कब फैली थी? महामारी कब फैली थी? आंसर है कब? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबुक नामक महामारी फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि साम्राज्यवादी विचारधारा के पोषण हेतु उपनिवेशों को क्या किया गया? स्थापित किया गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा कि उपनिवेशों की स्थापना क्यों की गई थी? आंसर है साम्राज्यवादी विचारधारा के पोषण हेतु उपनिवेशों को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? आंसर है एक तरफा अनुबंध एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन, टोकन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे फ्रांसीसी वियतनामियों को क्या करना चाहते थे? मतलब इस प्रश्न रहेगा, टोकन फ्री स्कूलों की स्थापना के पीछे फ्रांसीसियों की क्या विचारधारा थी या क्या उद्देश्य था? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल स्थापित करने के पीछे फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा देने, क्या करने के लिए? पश्चिमी शिक्षा देने, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य पढ़ाने, फ्रांसीसियों के गुणगान करने और फ्रांसीसियों द्वारा वियतनामी परंपराओं को आघात पहुंचाने के विचार निहित थे। अगला क्वेश्चन, हो ची मिन्ह कौन था? हो, प्रश्न क्या है? हो ची मिन्ह कौन था? क्या है प्रश्न कि हो ची मिन्ह क्या था? आंसर क्या है बच्चों? आंसर है हो ची मिन्ह वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का अध्यक्ष था। इन्हीं के नाम पर हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग स्थापित किया गया। भूल भुलैया मार्ग किसे कहते हैं? फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं? भूल भुलैया मार्ग या हो ची मिन्ह मार्ग किसे कहते हैं? फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क को। और हो ची मिन्ह कौन थे? वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य का अध्यक्ष था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य एक पार्टी का नाम था, उसी का यह अध्यक्ष था। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
उपनिवेशकों द्वारा नदियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर है उपनिवेशकों द्वारा नदियों का प्रयोग परिवहन और व्यापार दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? परिवहन और व्यापार दोनों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पॉल बर्नार्ड कौन था? आंसर है पॉल बर्नार्ड एक प्रमुख लेखक था। प्रश्न क्या है? पॉल बर्नार्ड कौन था? आंसर है पॉल बर्नार्ड एक प्रमुख लेखक था। अगला क्वेश्चन, कृषि को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा वियतनाम में क्या किया गया? क्वेश्चन क्या है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा वियतनाम में क्या किया गया? आंसर है कृषि को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसियों ने वियतनाम में नहरें बनवाई, जल निकासी का प्रबंध किया। क्या किया? जल निकासी का प्रबंध किया, सिंचाई की व्यवस्था की और बहुत सारी भूमिगत जलधाराएं बनवाई और ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाया गया। तो क्या क्या किया गया कि वियतनाम में नहरें बनवाई, जल निकासी का प्रबंध किया, सिंचाई का प्रबंध किया, बहुत सारी भूमिगत जलधाराएं बनवाई और ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाया गया। और अगला क्वेश्चन, वियतनाम में हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम में हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर है 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। और शुरू कौन किया था? हुइन फू सो द्वारा। क्या नाम था? हुइन फू सो। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? प्रश्न क्या रहेगा? हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? आंसर है फान बोई चाऊ थे। कौन था? फान बोई चाऊ थे। अगला क्वेश्चन, पूरब की ओर चलो आंदोलन किस सदी में प्रारंभ हुआ? पूरब की ओर चलो आंदोलन किस सदी में प्रारंभ हुआ? आंसर क्या है? पूरब की ओर चलो आंदोलन 20वीं सदी के दशक में आरंभ हुआ। फिर से एक बार, पूरब की ओर चलो आंदोलन कब आरंभ हुआ? आंसर है पूरब की ओर चलो आंदोलन 20वीं सदी के दशक में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? क्वेश्चन क्या है? वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? आंसर है वियतनाम में कोलोन कहा जाता था किसे? फ्रांसीसी नागरिकों को। जो फ्रांस में जो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, चीनी राजवंश गद्दी छोड़ने के लिए कब विवश हुआ? क्वेश्चन क्या है? चीनी राजवंश गद्दी छोड़ने के लिए कब विवश हुआ? आंसर है 1911 ईस्वी में। क्या आंसर क्या है बच्चों? आंसर है चीनी राजवंश को 1911 में गद्दी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अगला क्वेश्चन, पेरिस शांति समझौता कब हुआ? प्रश्न क्या है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ? आंसर है 1975 में। 1975 ईस्वी में पेरिस शांति
समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है वियतनाम अमेरिका के मध्य युद्ध कब से कब तक चला। क्वेश्चन क्या रहेगा कि वियतनाम और अमेरिका के मध्य युद्ध कब से कब तक चला। आंसर है 1965 से 1972 ईस्वी तक अमेरिका और वियतनाम के मध्य युद्ध चला। अगला क्वेश्चन बच्चों कि वियतनाम का विभाजन कब हुआ था। प्रश्न क्या है कि प्रश्न है वियतनाम का विभाजन कब हुआ था। आंसर क्या है 1954 ईस्वी में। कब हुआ था 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, वियतनाम का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महल पर कब और किसने कब्जा किया। कहाँ, वियतनाम में राष्ट्रपति के महल पर कब और किसने कब्जा किया। प्रश्न क्या है राष्ट्रपति के महल पर कब और किसने कब्जा किया। आंसर है NLF का राष्ट्रपति के महल पर, यानी किसने का आंसर क्या हो गया NLF का राष्ट्रपति के महल पर कब कब्जा हुआ 1975 ईस्वी में कब्जा हुआ। तो प्रश्न समझ में आ गया ना, दो प्रश्नों के उत्तर एक साथ हैं। प्रश्न क्या रहेगा कि राष्ट्रपति के महल पर किसने और कब कब्जा किया। तो आंसर क्या है NLF का राष्ट्रपति के महल पर 1975 ईस्वी में कब्जा हुआ। लास्ट क्वेश्चन है दुई तान हुई। प्रश्न क्या है कि दुई तान हुई नामक पार्टी का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन क्या है दुई तान हुई नामक पार्टी का संस्थापक कौन था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, दुई तान हुई नामक पार्टी का संस्थापक कौन था। आंसर है फान चोई बाऊ। कौन था, फान चोई बाऊ था। और दुई तान हुई नामक पार्टी कब स्थापित की गई थी 1903 में। तो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या है दुई तान हुई नामक पार्टी का संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो गया फान चोई बाऊ। और दुई तान हुई नामक पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1903 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार हम दोनों चैप्टर यानी कौन कौन से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, कौन सा दूसरा चैप्टर है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। और लघुत्तरी क्वेश्चन जो हैं आप लोग वीडियो देख करके उसको बना करके लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने पूरा चैप्टर समझाया आप लोगों को, जैसे कि हनोई में बुक बीमारी जो महामारी फैली हुई थी किस प्रकार फैली थी और फ्रांसीसी सरकार द्वारा उसके रोकथाम के लिए क्या कार्य किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं, अपने से आप लोग उसको बना करके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उस पर डिटेल्स प्रकाश डाला हुआ है। इसी तरह से राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, और राष्ट्रवादी आंदोलन में किन किन चीज़ों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई, राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, और फ्रांस में बुर्बो वंश के सत्ता का अंत कब हुआ, वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेश का अंत कब हुआ, चीनी राजवंश का अंत कब हुआ, क्यों हुआ। तो इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन बना करके जिसका आंसर कम से कम 5-6 लाइन में लिखा जाएगा, तो आप लोग
वीडियो देख करके बना करके अपने से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर विधिवत समझाया है और एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर हमने लिख दिए हैं। इसको आप लोग फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और फिर हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे।